अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। हम लोग जी आइज़ा 700 पढ़ रहे थे अभी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किस तरह से होती है। देखें, चाहे अनमॉडिफाइड है चाहे मॉडिफाइड है, रिपोर्ट का जो जनरल फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो तो वैसी ही रहेंगी। कुछ एरियाज़ के अंदर डिफरेंस आता है, वो ओबियसली हम देखेंगे जब क्वालिफिकेशन आएगी तो फिर क्या डलना है, फिर किस तरह से शो होगा, जब एडवर्स आएगा या डिस्क्लेमर आएगा तब किस तरह से शो करना है। लेकिन अभी हम क्योंकि अनमॉडिफाइड देख रहे हैं तो उसको लेकर चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट्स डाउनलोड कर ली होंगी लिस्टेड कंपनीज की। मैं काफ़ी बार आपको मैंने कहा है और कर ही ली होंगी अभी तक, आई होप। ठीक है, नहीं की तो इससे आपका माइंडसेट पता लगता है कि आप कितने के विलिंग है पास होने के लिए, आप जान छुड़वाने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। असल में सारी माइंडसेट की गेम है, वो आपका आइडिया लग जाता है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी की हैं स्टडी मटेरियल में, बट ये मेरा तो यही है कि जी आप लोग खुद करें। इतना लकीर के फ़कीर नहीं बनते होते कि जो जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ उस हद तक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। सर्च करना तो आजकल मतलब बच्चे जो हैं 10-10 साल के वो इतना कुछ सर्च कर लेते हैं। इतनी इंटरनेट सर्फिंग या सर्च की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एज के अंदर आप लोगों को बार बार ये याद करवाने की भी नीड है। ठीक है, जो नहीं कर रहे उनका जाहिर है उधर से पता चल जाता है उनकी सीरियसनेस क्या है। बार में फेल होते हैं तो फिर चीज़ें सोच रहे होते हैं। ये नहीं है कि जो लोग ये नहीं देखते वो पास नहीं हो सकते, बट एक माइंडसेट पता लगता है ना आपका कि अगर एक टीचर एक अप्रोच से पढ़ा रहा है और आप उससे पढ़ भी रहे हैं तो आपको फिर ज़ाहिर फॉलो भी करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप उसमें भी सिलेक्टिव अपनी परसेप्शन के हिसाब से कुछ चीज़ें लेकर चलनी, यार ये चीज़ मैं कर लूँ ये चीज़ ना करूँ, फिर ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है जी। खैर हमने कल बात की थी कि कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, कोर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो लाजमी उसके अंदर आमतौर पे होते हैं, और हमने उसकी बात की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, और उनको ज़रा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल की बात की जाए। टाइटल आप लोगों के पास ऑडिट रिपोर्ट है, उसके ऊपर देखें लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, टॉप पे लिखा होता है, सही है, वो टाइटल है आपका, सही है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जो आप मेंशन कर देते हो। तो इसमें देखें ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड हैव अ टाइटल दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। दिस इज टू डिस्टिंग्विश दिस टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम अदर रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्टों से आप इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए करते हैं, सही है। जैसे इंटरनल ऑडिटर वगैरह वो कहते हो सकता है वो भी रिपोर्ट कोई देते हों। आप हो सकता है कि रिव्यू की रिपोर्ट्स भी दें, किसी और कंप्लायंस ऑडिट की रिपोर्ट भी दे रहे हो, लेकिन आपने इसको अलग से मेंशन करना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई ऑडिटर की है और ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, ये टाइटल हो गया। आगे आगे जी एड्रेसी। एड्रेसी से मुराद है जी किस बंदे ने आपको अपॉइंट किया है, रखा है, उसके नाम की बनती है। वो कहते हैं ये आपके नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस बताते हैं किस नाम की बनती है। आप देखें इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं आइज़ा 700 की बातें पढ़ रहे हैं जो कि पूरी दुनिया के ऊपर लग रही हैं, लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क का जो कानून है कंपनीज एक्ट 2017 वो हमें कुछ स्पेसिफिक बातें बताता है। और हमने कहा है कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो ऑडिट रिपोर्ट चलती है वो कहाँ पर लिखी हुई है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 के अंदर, जो कि आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो करती है। अब वो एक रिपोर्ट बोर्ड की बात नहीं करती है एड्रेसी के तौर पे, वो कहती है मेंबर्स ही होते हैं एड्रेसी। लेकिन क्योंकि आइज़ा 700 पूरी दुनिया के अंदर है तो उन्होंने कहा कि यार ये आप इन आमतौर पे इन दोनों में से कोई होता है, या शेयर होल्डर्स ऑफ एंटिटी या आपके जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो शेयर होल्डर या जिस ब्रॉडली बोला जाए तो मेंबर्स के नाम पे होती है। तो आप ऑडिट रिपोर्ट जो लिस्टेड कंपनीज की डाउनलोड की होंगी आप उसमें देखे लिखा होगा टू द मेंबर्स ऑफ फलां कंपनी, जो भी आगे कंपनी का नाम, ठीक है जी। तो एड्रेसेस जो होते हैं वो आ गया। देन आगे ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन। ऑडिटर का ओपिनियन सेक्शन एक आता है, वो आप देखें ओपिनियन लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो फिर सिंपल ओपिनियन वर्ड डाला जाता है। अगर ये डिस्क्लेम 1 बाय 1 चले जाते हैं, मतलब ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग चेंज हो जाती है ना, फिर जो होता है वो, अगर ये अनमोडिफाइड था तो फिर सिंपल आप इसमें क्या लिखते हो, ओपिनियन वर्ड लिख देते हो, ठीक है। अगर ये क्वालिफाइड ओपिनियन आपने देना है, मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है या मटेरियल स्कॉम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। आप उसकी हेडिंग भी ये लिख देते हो क्वालिफाइड ओपिनियन। ये हम आगे आइज़ा 705 में पढ़ेंगे। अगर आपने एडवर्स ओपिनियन देना है, एडवर्स कब देते हैं, जब जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी हो, परवेजिव भी हो। परवेजिव से मुराद क्या है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक उसका इफेक्ट जा रहा है, इतनी बड़ी मिस स्टेटमेंट है। तो फिर आप इसका नाम क्या रखते हो, एडवर्स ओपिनियन, इस पैराग्राफ का, ठीक है।
और इसी तरह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब होता है? जब आपको कोई स्कोप लिमिटेशन लगे, मतलब है कि आपको एविडेंस नहीं मिल रहा और वो परवेजिव इफेक्ट हो, बहुत बड़ा इफेक्ट हो, तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो। तो उसका फिर सेक्शन क्या होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हेडिंग आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये हेडिंग्स के नाम इस तरह चेंज होते रहते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़नी है थी आइजा 705 के अंदर, ये अभी हम पढ़ रहे हैं आइजा 700 के अंदर। ओके सर, चलो। वो कहते हैं ओपिनियन सेक्शन की आप हेडिंग दे देंगे। इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी? इसके अंदर वो कहता है आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। ये पढ़ें ज़रा, ये देख के आनी चीज़ें, इस तरह रट्टे नहीं लगने। वो उसको देखें ऑडिट रिपोर्ट को, सारी चीज़ें वो याद रह जाएंगी, ये भूल जाता है। ठीक है, उसमें देखें एंटिटी का नाम लिखा होगा, किस एंटिटी का आपने ऑडिट किया है। ठीक है, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ला एंटिटी, ये लिखा होगा। स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ये भी लिखोगे, ऑडिट कर ली गई हैं, ये लिखो इस सेक्शन के अंदर। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच ऑफ स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का टाइटल लिखना है। देखें जरा, उसमें लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2024 या 2023, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड द नोट्स। ठीक है, वो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी। देन अगर रिफर टू नोट्स वगैरह, देन स्पेसिफाई द डेट और पीरियड कवर्ड बाय ईच स्टेटमेंट, तो वो पीरियड वगैरह भी आप लिखते हो। तो ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, वही ओपिनियन सेक्शन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो ये शायद आपको भूल जाए, अगर आपने वो देखा होगा ना, आपके माइंड में सोचोगे फ़ौरन आपके आता रहेगा, यार अच्छा उसने फलां बात की। आप अपने अल्फाज में बता दें क्या ये बातें हुई हैं। ठीक है, मतलब है कि इसके ओपिनियन सेक्शन के अंदर एक तो आपका जो एंटिटी का नेम आ जाएगा, ये लाइन आ रहेगी हमने इसका ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी उनका अलग अलग नाम आएगा, नोट्स वगैरह का नाम आएगा, जो पीरियड कवर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका नाम आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट वो कहते हैं इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। देखिए कई बार आपको पता है कि एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क और एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क से मुराद क्या है? सिर्फ आपने कंप्लायंस करनी है, कोई ट्रू एंड फेयर, कोई बहुत बड़े बड़े डिस्क्लोजर अपनी जजमेंट के मुताबिक देने की जरूरत नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करो। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन ये कहता है कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए बनाते हुए। डिस्क्लोजर्स भी आपने जो देने हैं, नोट्स भी देने हैं, और आपने उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो कंप्लायंस भी हो रही हो, प्लस उससे एक्स्ट्रा आप फेयरली भी चीज़ें शो कर रहे हो। ठीक है, छुपा ना रहे हो चीज़ें। तो ये बोला जा रहा होता है। वो कहते हैं एन ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस ऑन वेदर द एफएस कंफर्म विद द अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये लिखा होगा एफआरएफ के मुताबिक है, एंड गिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड रिस्पेक्टिवली गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सही है जी, ये आपने इसमें ये ओपिनियन वाले सेक्शन में लिखा जा रहा होता है। वो कहता है अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक था तो सिंपल आपने क्या लिख देना, ये अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है और कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लायंस कर रहा है। ठीक है, कोई स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह दिया है। Where IFRS are not used as the financial reporting framework, the reference to the financial reporting framework in the wording of the opinion should identify the jurisdiction of the financial reporting framework। ये बात जरा समझ लें। उसने कहा कि अगर IFRS को यूज नहीं किया जा रहा, हमें भी पता है कंपनीज एक्ट थर्ड स्केड्यूल कहता है IFRS के मुताबिक भी बन सकते हैं कुछ कंपनीज के, कुछ कंपनीज है वो IFRS फॉर SMEs के मुताबिक बना सकती हैं, कुछ कंपनी जो AFRS फॉर SSE के मुताबिक बनाएंगी, और जो NPO है उनके NPO के स्टैंडर्ड्स हैं ICAP के। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर IFRS के मुताबिक नहीं बन रहे तो जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है ना, वो मेंशन जरा यहाँ पे कर दें। ठीक है, अच्छा ओपिनियन के नीचे ही आप रिपोर्ट के अंदर देखें बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा कि भाई हमने ये ऊपर वाला ओपिनियन क्यों दिया है। अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो हमने क्यों दिया है, क्वालिफाइड है तो क्वालिफिकेशन किस चीज़ पे लगी है उसकी डिटेल बताई जाएगी, एडवर्स ओपिनियन दिया है तो क्यों दिया है, डिस्क्लेमर है तो उसका भी आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो भाई बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर दिस सेक्शन शैल बी प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन के बिल्कुल नीचे ही आपने ये वाला पैराग्राफ डलवाना है, उसकी हेडिंग देनी है बेसिस फॉर ओपिनियन। तो अगर ये क्वालिफाइड होता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, इस तरह बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन वगैरह। ठीक है जी, क्या लिखना है? वो कहता है इसके अंदर आपने लिखना है स्टेट्स दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द आइजाज, पहले तो ये लिखें। देन refer to the section of auditor's report that describe the auditor responsibility under the आइजाज। ये पढ़ लें जरा, आपको यही नजर आ रहा होगा। कहता है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन को भी जरा रेफरेंस दे दें, यार हमारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कुछ। ठीक है, वो आप मेंशन कर दें। इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हम इंडिपेंडेंट हैं, ये लिखते हैं। ठीक है,
द स्टेटमेंट शैल आइडेंटिफाई द जुरिस्डिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेलिवेंट एथिकल, ये भी लिखा जाएगा कौन से रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब है कि क्या यूके वाले एथिक्स को हम मान रहे हैं, यूएसए वाले मान रहे हैं, कनाडा वाले मान रहे हैं, कौन से मान रहे हैं। तो हम भाई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान वाले मानेंगे। हम लिखते हैं IESBA इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड्स की जो वो बनाती है एक, उसके एथिक्स प्लस ICAP ने जो अडॉप्ट किए हुए हैं ICAP के मुताबिक हम चलते हैं। ठीक है जी, ये आप वो उसने नीचे लिखा भी हुआ है टैलिक में। स्टेट्स वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट द ऑडिट एविडेंस हैज ऑब्टेन्ड, ये भी लिख देना कि भाई ऑडिट एविडेंस हमें मिल चुका है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बेस पर हम ओपिनियन देने जा रहे हैं। ठीक है, बेस फॉर ओपिनियन के अंदर बेसिकली यही आता है कि हमने भाई इन अकॉर्डेंस विद आइजाज किया है, हमने एथिक्स के मुताबिक काम किया है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं और हमने जो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल थी उसके मुताबिक लिया है। आगे जी गोइंग कंसर्न का नीचे आया था, गोइंग कंसर्न उसने लिखा है वेयर एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो, और हमें पता है गोइंग कंसर्न का फिर हेडिंग का नाम क्या होता है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, MURTGC जो मैंने आपको लिखवाया है। और ये कब डलनी होती है, ये तब डलनी होती है अगर गोइंग कंसर्न बेसिस तो अप्रोप्रिएट है, मतलब कि गोइंग कंसर्न का मसला है सच बड़ा नहीं है लेकिन कुछ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से डाउट है थोड़ा बहुत कि गोइंग कंसर्न नहीं होगी, मसला आ सकता है गोइंग कंसर्न का, तो फिर आप वो वाला पैराग्राफ डालते हो, उसके अंदर आप मेंशन करोगे भाई कौन सा मसला है और आप रेफर करोगे उस नोट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्लाइंट ने दिया हुआ है, कंपनी ने दिया हुआ है नोट, सही है, उसको आप रेफरेंस दे रहे हो, नोट नंबर 8 पढ़ो जाके। ओके जी, लेकिन ये तब होगा अगर मसला है, अदरवाइज गोइंग कंसर्न नहीं आता। इस तरह से की ऑडिट मैटर है, की ऑडिट मैटर भाई लिस्टेड कंपनी ने लाजमी देना है, अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी कोई नहीं, अगर देना चाहे ऑडिटर तो दे सकता है। की ऑडिट मैटर आगे जाके पढ़ेंगे आइजा 701 में। बेसिकली आपका थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ। आइजा 701 की ऑडिट मैटर कहता है यार ये ऐसे मैटर्स हैं, ये ऐसे मामलात हैं जो ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर को बहुत ज़्यादा बड़े लगे हैं, जिसके ऊपर ऑडिटर की सिग्निफिकेंट अटेंशन लगी है, सिग्निफिकेंट एफर्ट लगी है, एस्टिमेट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ख़राब होगी ही तो मेहनत करनी पड़नी है। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसके अंदर सेल और लीज बैक की बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांजेक्शन आ गई हैं, आपने बहुत मेहनत की, उसके मसला कोई भी नहीं निकला उनका, लेकिन एफर्ट आपकी लगी है, तो आप कह सकते हैं कि भाई कैम है हमारा। ठीक है, एक कंपनी है वो लेट से मतलब रेवेन्यू वगैरह उसका डिफरेंट कंट्री से आ रहा है, उसकी जो IS 21 के मुताबिक ट्रांसलेशन है आपकी फॉरेन करेंसी की, वो बड़ी ज़्यादा टफ थी आपके लिए उसको समझना, तो आपकी एफर्ट लगी, बेशक वो सही भी निकली है। ठीक है, तो फिर भी कैम है। अच्छा, ख़राब चीज़ें तो कैम होती ही हैं, मतलब क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर तो एफर्ट लगती है आपकी, वो तो जाहिर है ही कैम। एडवर्स ओपिनियन आपने किसी चीज़ के ऊपर दिया है, वो एडवर्स ओपिनियन तो बेसिकली सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही हो जाता है कि सब कुछ ही ख़राब है, आपकी एफर्ट लगी है उसके ऊपर ही पहुँचने में, तो ऑब्वियसली वो तो कैम होते ही हैं। तो नेगेटिव वाली भी हो सकती है, पॉजिटिव वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बात आगे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपने हेडिंग देख लें, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से आमतौर पे होती है पाकिस्तान में। वो कहते हैं इसके अंदर आपने भाई उनकी लिखनी है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लिखेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब लिखना ऑडिटर नहीं है, लेकिन बताना है कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ चल रही है हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है, हमने इनका ऑडिट किया अपने हिसाब से इन अकॉर्डेंस विद आइजाज, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। इसके ऊपर साइन भी जाके देख लें, कैफ 7 कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है, लिस्टेड कंपनी हो तो CEO, डायरेक्टर और CFO साइन करेगा, अदर देन लिस्टेड के लिए CEO डायरेक्टर करेगा। क्यों उनसे साइन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि भाईजान ये उनकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमने नीचे बता दिया कि यार इसकी प्रेपरेशन जो थी इन अकॉर्डेंस विद AFRF ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी। ठीक है, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। ये ना बार में 6 महीने बाद कंपनी ठप हुई हो, आवाम सारी हमारे ऊपर आ गिर जाएगी, ऑडिटर साहब ने रिपोर्ट दी थी, वही एक्सपेक्टेशन गैप है ना। ठीक है, तो आवाम तो ये समझते, इसलिए आप क्लियरली बता दो भाई हमारा नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। दिस सेक्शन शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। आप देखें नीचे लिखा होगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये भी लिखा होता है। ठीक है, देन When financial statements are prepared in accordance with the fair presentation framework, तो इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी लिख दो कि ट्रू एंड फेयर व्यू भी उनका देना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, आपके मैनेजमेंट की है। अच्छा जी, मैनेजमेंट के बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप एक तो लिखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना।
ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट हम अपने ओपिनियन पे इशू करना, ये चीज़ है। देन रीजनेबल इंश्योरेंस होती क्या है ये लिख दो, उनको बताओ कि भाई हाई लेवल इंश्योरेंस है, कोई एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि हम तमाम मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह फिर बताएं उन्हें कि मिसस्टेटमेंट्स आपकी फ्रॉड वाली भी हो सकती है, एरर वाली भी हो सकती है, और ये इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट हमने इनको देखना होता है। ये सारी बातें जो हमने की हुई है ना, बेसिकली आपने रिपोर्ट के अंदर इस तरह से ही लिखनी है, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर फर्दर आप ये भी बताएंगे कि हमने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज की है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने इस्तेमाल किया, ये देखते रहें, इसके अंदर नजर आता रहेगा आपको, ठीक है। मजीद आप उसके अंदर बताएंगे कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो भी हमने ली है। टू इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट हैं भी या नहीं है। रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी हमने देखे हैं। हमने मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर भी अपनी इवेल्यूशन की है, ठीक है, उसको भी देखा है अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और इसी तरह ओवरऑल प्रेजेंटेशन वगैरह भी हमने देखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इन अकॉर्डेंस विद दी AFRF। ओके भाई, ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, आपके रिपोर्ट के अंदर हैं, देख लें, उन्होंने एग्जैक्ट इसी तरह लिखा हुआ है। फिर आगे वो कहता है कि अभी रुकना नहीं है, मजीद ज़रा बताएं। दिस सेक्शन शैल ऑल्सो स्टेट दैट ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोस्त शाह विद गवर्नेंस। भाई हम दोस्त शाह विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारी जो प्लान स्कोप है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट है, फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी हम डिस्कस करते हैं। और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये दोबारा कैम की बात आ गई, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट में हम भाई एक तो कैम तो नीचे आ गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का भी बताते हैं, ठीक है। ये वाले जो पैराग्राफ है ना, एक कैम का पैराग्राफ वो तो आता ही तब है जब लिस्टेड कंपनी, जब बड़े गौर से बात सुननी है, कैम का की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ आएगा तब जब सिर्फ लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तब मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पैराग्राफ नीचे बता रहा है ना, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी के लिए स्टेट करें that auditor provide those shall requirements with a statement that the auditor has complied with relevant ethical requirement regarding independence and communicate with them or relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on auditor's independence and where applicable related safeguards वगैरह। मतलब है कि भाई हमने अपने तमाम एथिकल जो मसाइल थे वो ऑडिटर को, डायरेक्टर्स को बता दिए थे, दोस्त शाह विद गवर्नेंस को बता दिए थे, और जहाँ जहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंस का इशू था हमारा, हमने रिलेटेड सेफगार्ड भी अपनाए हैं। वो कहता है ये वाला पैराग्राफ ना लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, बाकियों के लिए लाजमी नहीं है। अदर देन लिस्टेड के लिए चाहे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ना डालें, तो आप जरा लिखते जाएं। पहला आपका वो वाला सेक्शन आ गया कैम वाला, उसके साथ लिख लें फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली मैंडेटरी, ठीक है। दूसरा आ गया कि ये वाला पैराग्राफ एथिकल रिक्वायरमेंट वाला। तीसरा इसी के नीचे है की ऑडिट मैटर, ये वाली बात उधर नहीं हो रही है, वो वाली बात कैम वाली हो रही थी, कैम के पैराग्राफ में, उसका अलग पैराग्राफ है। अब ये वाली बातें कहाँ पे हो रही हैं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले के अंदर, ठीक है। एक तो उसने एथिकल रिक्वायरमेंट वाली मना कर दिया कि यार लिस्टेड कंपनी के अलावा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना चाहे लिख ले, जरूरत नहीं है। एक का वो कहता है वेयर की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड स्टेट दैट फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त शाह विद गवर्नेंस द ऑडिटर डिटरमिन्स दोज मैटर्स दैट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ द करंट पीरियड एंड आर देयरफॉर द की ऑडिट मैटर। कि भाई अगर वो कहता है की ऑडिट मैटर आपने लगाए हैं तो वो कब मैंडेटरी लगाना लिस्टेड के लिए, तो कहता फिर ये वाला पैराग्राफ इधर लिखो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर के यार हम डायरेक्टर्स के साथ बहुत से मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन उन मैटर्स में से ही हमने कुछ मैटर चूज किए हैं जो हमारे मुताबिक बहुत सिग्निफिकेंट है करंट पीरियड के वाले से। ये करंट पीरियड वाली बात याद रखना, आइजा 701 में आगे पढ़ेंगे। की ऑडिट मैटर आपने पिछले पीरियड का कभी डिस्कस नहीं करना कि पिछले ऑडिट में ये हुआ था, नहीं। वो कहता है इस ऑडिट के दौरान अगर आपकी कुछ सिग्निफिकेंट अटेंशन, सिग्निफिकेंट एफर्ट, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स वगैरह जजमेंट यूज करनी पड़ी है, तो भाई फिर आप बताएं करंट पीरियड का। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सर अगर आपने कैम का पैराग्राफ ऊपर डाला है जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, तो कहता भाई फिर नीचे इधर भी आप ये मेंशन कर दो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कि कैम है क्या। उन्हें बता दो कि यार हम डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस किए हैं, हमने काफ़ी मामला, उन्हीं मामला में से जो 1-2 मामला हैं या 5-10 जितने भी हैं, ये हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको की ऑडिट मैटर समझते हैं, लेकिन ये करंट पीरियड से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो हो ही ना तो ये भी नहीं लिखने की जरूरत, ऐसे ही है तो ये इसके सारे भी लिख लें, ये भी लिस्टेड कंपनीज के लिए है। और ये आपको बात का आइडिया है ही कि जब भी हमने कुछ भी रिपोर्ट करना है तो पहले हमने डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करना होता है। तो जो कैम भी हमने सिलेक्ट किए होंगे डालने के लिए, वो भी हमने पहले डिस्कस जरूर किए होंगे उनके साथ, ठीक है जी। आगे वो कह रहा है मजीद, वो कहता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपने क्या लिखना है, कहाँ पे रखनी है। वो कहता है विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक तो इसके अंदर लिखो विद इन, या आप इसको अपेंडिक्स के तौर पे, अपेंडिक्स क्या है कि एक साथ
पेज लगा के नाइजर के तौर पे भी दे सकते हैं, या आप किसी और जगह पे अगर ये पड़ा हुआ है कोई वेबसाइट वगैरह पे, वहाँ पर भी लिंक दे सकते हो। सही है, दोबारा ज़रा सुन लें। वो कहता है कि ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लंबी चौड़ी इतनी मैंने आपको बता दी है। हो सकता है कि ऑडिटर के यार कहाँ मैं रिपोर्ट के अंदर डालता फिरूँ, तो उसको मैं 3 तरीके दे देता हूँ। या तो रिपोर्ट के अंदर डाल दो, या फिर भाई एक साथ एक नेक्स्ट कोई अपेंडिक्स डाल दो। ठीक है कि यार रिपोर्ट के अंदर आप कहीं इसी को पढ़ते ना रह जाएं, बाकी चीज़ें पढ़ो। हाँ, अगर जिसने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है वो बाकी ये जो साथ स्लिप मैंने अटैच की वो पढ़ लो। या तीसरा तरीका वो कहता है अगर किसी जगह पे रखी हुई है आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन पढ़ लें भाई जाके, ठीक है। या आप कह सकते हो फलां वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन ये 3 ऑप्शन है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में यही है कि बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, और वैसे भी मोस्टली कंट्रीज़ में यही चलता है। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर शामिल करो। अच्छा, इसके अलावा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर के अंदर कहता है इसके अलावा अगर आपने कोई करनी है इन सम कंट्रीज़, क्योंकि अगेन ये आइजा 700 बता रहा है ना बातें ये वाली, तो और पूरी दुनिया के लिए बता रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ कंट्रीज के अंदर द ऑडिटर मे हैव एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल, ही मे बी रिक्वायर्ड बाय लोकल लेजिस्लेशन टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स if they come to his attention during the course of audit. Such other reporting responsibility may be addressed in separate section of the report. उसका वो कहता है टाइटल क्या होगा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये ऑडिट रिपोर्ट अपने वाली देखें, आपको एंड पे नजर आएगा, ये देख लें, वरना ये इसमें तो नहीं है तो आपको उधर नजर आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन देखें, उसके अंदर लिखा होगा यदि कंपनीज एक्ट के मुताबिक बुक्स बनी हुई हैं। अब देखें दुनिया में तो कंपनीज एक्ट 2017 नहीं है ना, तो हमने अपने हिसाब से ये वाला सेक्शन एक निकाला कि हम, क्योंकि आइजा 700 ने अलाउ किया तो हमने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। हमने वहाँ पे लिखा कि द बुक्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दी कंपनीज एक्ट 2017 के बुक्स की जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, उसके मुताबिक वो जर्नल वाउचर वगैरह सारे कुछ उस तरह पड़े हुए हैं। देन जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं वो कंपनी के लिए हैं, जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो कंपनी के लिए, देखें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ज़कात अगर डिडक्टेबल थी, ज़कात भी कंपनी भी एक लीगल पर्सन है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई ज़कात कटती थी और वो कटी हुई है तो भाई वो क्या है, वो जमा भी इन्होंने करवा दी है। ये लिखा होगा ज़कात इफ़ डिडक्टेबल हैज़ बीन डिडक्टेड एंड पेड अंडर दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये सारी बात लिखी हुई है। तो ये जो 4-5 बातें हैं ना, ये कंपनीज एक्ट 2017 ने लिखवाई हैं हमसे कि भाई ये लाजमी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर साहब ने डालनी है। ठीक है, देन रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम्पासिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन। हाँ, वो कहता है इस तरह 2 सेक्शन बन जाएंगे ना, एक सेक्शन तो अभी तक जो हमने बातें की हैं और एक अदर लीगल रिक्वायरमेंट वाला। ठीक है, अच्छा, एंड भाई नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर है। आइजा 700 कहता है कि भाई लिस्टेड कंपनी के लिए एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखना लाजमी है, लेकिन हमारी जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 है वो कहती है हर तरह की कंपनी के ऑडिटर ने एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, आप उसका देख लें जाके, उसमें लिखा होगा ना एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो नेगेटिव दिया हुआ है आपने उसको फॉलो करना होता है। लेकिन उसने कहा however if in rare circumstances such disclosure is reasonably expected to lead to a significant personal security। आइजा 700 कहता है लिस्टेड कंपनी के लिए आपने इंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट पार्टनर है रेलेवेंट जिसने साइन करना है उसका नाम भी लिखो। लेकिन वो कहता है स्टिल अगर आपको कोई बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसिस हैं कि भाई आपको पर्सनल सिक्योरिटी का थ्रेट है कि यार अगर मेरा नाम पता लग गया मुझे फायर मार देंगे, उस केस में वो कहता है कि आप अपना नाम ना उसके अंदर मेंशन करें, लेकिन 2-4 बोनस का डिस्कस कर लें कि इसलिए नहीं मैं डाल रहा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको खैर एक बार एंड कर लें, ऑडिटर सिग्नेचर, भाई सिग्नेचर उसके आ जाएंगे, नेम ऑफ द ऑडिट फर्म होगा, पर्सनल नेम या अपना वो डाल दे या बोथ डाल दे। ठीक है, अक्सर लिखा होता है इंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिख देते हैं, नीचे फर्म का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर साइन होते हैं उसके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी, आप ये भी वैसे देख लें इसके अंदर भी होगा कोई ना कोई, जैसे आप कह लेंगे इंगेजमेंट पार्टनर फॉर एग्जाम्पल शहबाज। ठीक है, नीचे फर्म का हमारी का नेम तो ये है ना, शहबाज हन्नान एंड को चार्टर्ड अकाउंट। सही है, यहाँ पे करके साइन हो जाएंगे कुछ, तो ये आपके इस तरह हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये नहीं है मेरे साइन पता लगे कि आप समझो भी ये हैं तो मैं कर दूंगा वैसे ही हैं। ठीक है जी, द रिपोर्ट इज यूजली साइन इन द नेम ऑफ द फर्म बिकॉज द फर्म अज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। वो कहते हैं रिपोर्ट के ऊपर आमतौर पर फर्म का नाम मतलब कि शो हो रहा होता है। ठीक है जी, ऑडिटर्स एड्रेस, आप एड्रेस लिख देते हो, उसका सिर्फ सिटी लिखना होता है, कंप्लीट नहीं लिखना, लाहौर कराची जो भी है। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट आपने डाल देनी है। ठीक, अब ये वाली बात जो मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताई वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो क्या करने लगा है, कहता द रिपोर्ट शुड बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच ही बेस हिज
ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि जिस बेस पर वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, जब तक कि उसका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिल जाए आप रिपोर्ट की डेट नहीं डाल सकते। भाई आप किस तरह, क्योंकि आपने तो देखो आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जब हमने पढ़ा था, उसी वक्त ही हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है एज पर आइजा 500, फिर हमने भाई अपनी रिपोर्ट देनी है एज पर आइजा 700 सीरीज। ठीक है, तो भाई अगर हमें एविडेंस ही नहीं अभी तक मिला तो रिपोर्ट की डेट कैसे डल गई? डेट से मुराद क्या है कि फाइनल हो गई, अभी रिपोर्ट इस डेट पे मैं इशू कर रहा हूँ, तो कैसे हो गया? इसलिए उसने कहा है कि भाई एविडेंस पहले सारे इकट्ठे कर लो, उसके बाद रिपोर्ट आप इशू करो। बार में ना कोई एविडेंस आ रहा हो उससे रेलेवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट वाला आइजा 560 का तो आ ही सकता है। दिस विल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइंड और अप्रूव। अगली बात आ गई कि रिपोर्ट पहले तो आ गई ना कि भाई पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस लिए हो सारे, देन रिपोर्ट इशू करो। दूसरी बात वो कहता है कि दिस विल, ये जो डेट है ऑडिट रिपोर्ट की, दिस विल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच द एफएस आर साइंड और अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। कहता है कि मैनेजमेंट की तरफ से अप्रूव होने से पहले नहीं आपने ऑडिट कर देना। गल आइए समझ नहीं। देखो होता क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली होता है कि भाई आप पहले ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बन गई हैं, ड्राफ्ट से मुराद अभी फाइनल नहीं हुई, अभी ऑथेंटिकेट नहीं हुई, साइन शाइन नहीं हुए किसी के, आपने अपनी एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर दी, उसके ऊपर लिखा होता है ड्राफ्ट, आपने भाई मैनेजमेंट के साथ शेयर कर दी कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अभी तक और ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है, नज़र मार लें एक बार और आप बताएं कि क्या इसको अप्रूव कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा कर रहे हैं, तो हमने उन्हें कहा कि भाईजान ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आई हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑथेंटिकेट करके दे रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2017। सीईओ डायरेक्टर ने साइन कर दिया, लिस्टेड के केस में सीईओ डायरेक्टर और सीएफओ ने साइन कर दिए। अब हमारे पास आ गए, अब उसके बाद हम रिपोर्ट देंगे, चाहे उसी डेट की दे दें, ठीक है, बट उससे पहले नहीं दे सकते, क्योंकि देखें जब तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही अप्रूव नहीं है जिनका ऑडिट हुआ, तो ऑडिट किस चीज़ का कर दिया है, पता लगे ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज होती फिर रही हैं, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। लास्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन्फॉर्म्स द रीडर, इससे रीडर को पता लगता है दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स व्हिच अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड अप टू दैट डेट। जाहिर है उससे यही नजर आ रहा है ना, अगर रिपोर्ट आपने दी हुई है 15 अक्टूबर की, तो उसका यही मतलब है कि भाई 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन मैंने आज तक की डेट के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी देख लिए हुए हैं। पिछले वाले तो देखे ही हैं फॉर द ईयर, लेकिन मैंने सब्सिक्वेंट भी देख लिए हुए हैं। ओके जी, ये था भाई आपका सारा। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा था कि इसमें ना एक नीचे सेक्शन बना लें कि लिस्टेड कंपनी और अदर देन लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कौन से फ़र्क हैं। तो भाई वो फ़र्क आप लिख लें एज पर आइजा 700 बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन वाली नहीं कर रहा। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के मुताबिक 4 फ़र्क हैं, इसके मुताबिक 5 बन जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, बल्कि इसके मुताबिक 4 हैं, अदरवाइज 3 है। आ जाए ज़रा, पहला फ़र्क आपको पता है कि लिख दें ज़रा कि लिस्टेड कंपनी के केस में कैम डलेगा लाजमी, ठीक है, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है। अच्छा, लिस्टेड के केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपने रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी लिखनी है, ये जो पैरा मैंने आपको क्लिक करवाया था, ठीक है, जबकि अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट के बिल्कुल नीचे लिस्टेड कंपनी के केस में अगर ऊपर कैम डला था तो नीचे ये भी लिखना है कि भाई कैम क्या है, ये 2-4 गवर्नेंस के मैटर्स जो उनके साथ डिस्कस किए उसी में से हैं। अदर देन लिस्टेड में ये बात नहीं आएगी, ठीक है। इंगेजमेंट पार्टनर लिस्टेड कंपनी के केस में लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना, 700 के मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जबकि ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन वो कहता है हर केस में आपने इंगेजमेंट पार्टनर लिखना है। ऊपर वाले तीनों पॉइंट दोनों लोग मानते हैं, स्टैंडर्ड भी मानता है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस भी मानती हैं, जबकि ये वाली जो है ये जो हमारी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन है वो नहीं इसको मानती, ये मानते हैं, लेकिन पेपर में अगर आ गया तो हमने आइजा 700 के मुताबिक ही ऑब्वियसली लिखना है, ठीक है। आगे भाई ये रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आपने प्लीज़ इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको ज़रा देख कर आना है। लिस्टेड एंटिटी का दिया हुआ है पहला, ये देखें ज़रा, लिस्टेड एंटिटी के केस में कैम भी आ गया की ऑडिट मैटर, ठीक है, बल्कि 5वां अदर इन्फॉर्मेशन का भी तो होता है ना, हाँ 5 ही होते हैं फ़र्क। 5वां फ़र्क है अदर इन्फॉर्मेशन का। अदर इन्फॉर्मेशन का पैराग्राफ ये देखें ज़रा, अदर इन्फॉर्मेशन आइजा 720 के मुताबिक ये आपकी कहाँ पे आती है, लिस्टेड के केस में लाजमी है, अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी कोई नहीं है। ओके जी,
और ये अदर देन लिस्टेड कंपनी की भी देख लें। इसमें फ़र्क ढूंढें ज़रा, ये आपने फ़र्क गौर से एक एक वर्ड पढ़ना है, लिटरली इसका एक एक वर्ड यही लिखना पड़ता है। अनलेस कोई क्वालिफिकेशन वगैरह लग जाए, डिस्क्लेमर एडवर्स चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, वो तो आप अपनी वर्डिंग में कर सकते हो, बट जो जनरल फॉर्मेट है ना, इसका वर्ड तक नहीं आप चेंज कर सकते, कॉमा तक नहीं चेंज कर सकते, आपको इसी को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, गलतियाँ निकालो इसमें से, ठीक है, या आप ड्राफ्ट करके बताएं तो ड्राफ्ट अपने अल्फाज में नहीं फिर आप कर सकते, अनलेस कोई क्वालिफिकेशन वगैरह वो अपने अल्फाज में करेंगे, हम बताएंगे भी आपको किस तरह से करनी है, बट जो जनरल है वो इसी तरह ही रहेगा। ठीक है जी, ये था जी भैया आपका आइज़ा 700। इंशाल्लाह फिर कल आगे चलेंगे आइज़ा 701 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।